खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सिटी न्यूज़ वन के सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने प्यार दिया, नाम दिया, सम्मान दे बड़ा बनाया। इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, आइए देखते हैं एक छोटी सी झलकी। हो हिलेगी कुर्सी, डोलेगा शासन, डग 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 जनता रॉक। हो हिलेगी कुर्सी, डोलेगा शासन, डग 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 जनता रॉक। अब बात करेगी जनता रॉक, जाग उठी है जनता रॉक। बात करेगी जाग उठी, अब राज करेगी जनता। जनता रॉक, जनता रॉक। अब राज करेगी जनता। आपका राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 2011 में विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हुई, जिसके बाद लगातार ऊंचाई पर करियर का बढ़ा और वर्ष 2013 में प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव बने। सेवा भाव की कामना लेकर LLB की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर साइंस से PhD डॉक्टर विनोद शर्मा एक ऐसे वार्ड के पार्षद बने जिन्हें पहली बार कांग्रेस के पद से चुना गया, जो कि उनकी लगन एवं लोगों के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। साथियों, आज हमारे बीच एक कुशल वक्ता एवं नेतृत्वकर्ता व जुझारू नेता डॉक्टर विनोद शर्मा जी हैं। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं सिटी न्यूज़ वन परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूं। सिटी न्यूज़ वन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। बहुत बहुत नमस्कार, सादर नमस्कार। विनोद जी, अगर बातचीत की शुरुआत की जाए जी, तो आपने अपने करियर की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में की थी और हैदराबाद में आपने काफ़ी काम भी किया। इसके बाद रीवा ज़िले में भी आपकी खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी रही। जी। फिर आपने इस करियर से अचानक स्विच किया और राजनीति को करियर के तौर पर चुना। आपके सामने क्या समस्या थी? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मेरी पहले भी एक लाइन थी और आज भी एक लाइन है, होई वही जो राम रचि राखा। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखा करके ऐसी शिक्षा भी दी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। रीवा यूनिवर्सिटी में जब मैंने MSc IT किया तो जो टॉप 5 बच्चे होते थे उसमें मैं भी शामिल रहा। पढ़ाई लिखाई होने के बाद स्पेशलाइजेशन होता है कंप्यूटर फील्ड में। हैदराबाद गया, आया, फिर यहाँ भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी डाली और अच्छा काम शुरू हुआ। उमा भारती जी उस समय CM थी, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी, और उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था गोकुल ग्राम। बड़ा प्रोजेक्ट था। उस पूरे गोकुल ग्राम की वेबसाइट बनाने का जिम्मा हमको मिला, या मैं कह सकता हूँ मुझको मिला। फिर अपन ने एक कंपनी बनाई, हमारे एक ग्रुप में काम करके। एक ग्रुप बनाए और उसका सपना हुआ विंध्या ग्रुप टेक्नोलॉजी, माने विंध्य का ग्रुप हो, उसका कोई मालिक ना हो, अपन सब बनाए। हम लोगों ने बहुत काम किया, उसमें काम किया, अन्य योजनाओं में काम किया। जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, या मेरे परिवार के लोगों ने सोचा था कि राजनीति की भी फील्ड में आना होगा। मतलब कुछ ऐसी घटना भी है कि राजनीति में क्यों नहीं आना होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक किसी नेता का हमने घटना देखा और उसको मुझे ऐसे अंदर मेरे दिल में लगा कि यार नेता अच्छे नहीं होते, इसलिए मुझे राजनीति में नहीं आना था। मतलब ये पहले से ही सोच रखी थी कि मतलब राजनीति अच्छी नहीं है? हाँ, ये वो अनुभव मेरे साथ ही बीता था, वो अनुभव भी मेरे साथ ही बीता। मैं मार्तन नंबर 1, जिसको अपन एक्सीलेंस स्कूल कहते हैं, मैं 12वीं वहाँ तक पढ़ा और वहीं पे मैं बैठा था। अवार्ड एनुअल फंक्शन जो होता है, उसमें अवार्ड फंक्शन चल रहा था, मुझे भी इनाम मिलना था, क्योंकि किसी न किसी उस विधा में हाँ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते थे और प्रथम द्वितीय आते थे, प्रथम भी आते थे, तो अवार्ड भी मिलना था। तो उसी जो नेताजी वहाँ के चीफ गेस्ट बने थे, तो मैंने देखा कि शिक्षा के प्रति या जो लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके प्रति उनकी भावना क्या थी। तो मुझे उनका जो फेस मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार सबसे यदि कोई गंदी चीज़ है तो राजनीति, और मुझे इसमें नहीं जाना। अब आपने बोला आना कैसे हुआ, ये बड़ी, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं उस समय संजय गांधी अस्पताल बस था, उसका आउटडोर था। हम वहाँ किसी को दिखाने गए थे और जब हम किसी को दिखाने गए तो वहाँ पे एक लड़का 20-22 साल का, हम भी 24-25 साल के रहे, वो 20-22 साल का रहा होगा, रोता था। रोता दिखा, मैं बोला क्या हुआ?
क्या क्यों रो रहे हो भाई? उसका रोना कुछ ऐसा था कि विचलित हुआ मन। मैंने बोला क्यों रो रहे हो? बोला मेरी माँ की तबीयत खराब है, खून चाहिए। तो मैं जीवन में पहली बार ब्लड भी उसी को दिया था, उस माँ। ये कब की घटना है? ये घटना है 2009 की, 8-9 की घटना है। तब ये हुआ कि अब राजनीति में आना है। जब मैंने ब्लड दिया, वो कहानी और है इसके बाद। तो क्या लोग कहते हैं कि खून लेने के बाद जो है मतलब लोगों का नेचर बदलता है, आपने खून देने के बाद अपना नेचर बदला? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब वो तो इत्तेफाक रहा होगा, फिर से वही जो राम रच रहा है। उस लड़के का शब्द राजनीति के लिए प्रेरित किया। उस लड़के ने, ये हुआ कि उसके पास बीपीएल का कार्ड होता, गरीबी रेखा का कार्ड होता, तो उसको खून भी फ्री में मिल जाता और बहुत सारी चीजें उसको फ्री में मिल जाती। तो मैंने बोला कि गरीबी रेखा का कार्ड तुम भाई आपने क्यों नहीं बनाया? तो उसका एक शब्द अभी भी झकझोरता है। वो लड़का मुझे मिलता है, बोलता है भैया पैसा होता तो गरीबी रेखा का कार्ड बन ही ना जाता। मतलब गरीबी रेखा का कार्ड बनने के लिए भी पैसे की जरूरत है, न कि उसकी व्यवस्था की जरूरत है। वो दिन था कि वहीं से मुझे लगा कि मुझे इस परिवर्तन के लिए, यहाँ पे आने के लिए मुझे आना है। और फिर उसके बाद बड़े घटनाक्रम बने, बिगड़े। राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और फिर राजनीति में आना हुआ। आपने जब राजनीति को अपना करियर चुना और राजनीति में प्रवेश किया, उसके बाद कुछ संघर्ष आपको करना भी पड़ा होगा, या कि आपको गिफ्ट में मिल गया था? राजनीति में संघर्ष करने वालों की पूछ है, या किसी भी फील्ड में आप नाम उन्हीं का जानते हो जिन्होंने संघर्ष किया है। संघर्ष अभी भी मेरा चल रहा है और मैं ये चाहता हूँ ये संघर्ष अनवरत चलता रहे, संघर्ष में कभी विराम न लगे, ये संघर्ष चलता रहे। मैं गॉड गिफ्टेड वाला पॉलिटिशियन नहीं रहा। जो भी किया संघर्ष किया, जनता के दम पे किया। जनता जो चाही, मेरा ये मानना है लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। जो जनता चाहे, जो जनता की इच्छा हो, काम वो होना चाहिए। मेरे मन का नहीं कि मैं जो चाहूँ, जो जनता चाहे। तो आपके संघर्ष के उन दिनों को क्या आप याद करना चाहेंगे? बिल्कुल याद करना चाहेंगे, हमेशा याद रहता है संघर्ष के दिन। कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत अधिक मोटिवेट किया हो? घटना है, यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में यह तय किया कि नेता पेट मतलब कोख मतलब ये जो वंशवाद चल रहा है, इससे हट के अलग से जिनके अंदर जज्बा है वो लोग आए। तो नेता पेट से नहीं पेटी से पैदा होगा, ये उनका नेता बनो, नेता चुनो नारा दिया। हमने यूथ कांग्रेस की सदस्यता की इसी रीवा में, और जब मैं रीवा विधानसभा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो हमारे एक नेता है जो मुझे ये हुआ कि राजनीति में लाना है और सब सारी चीज़ें। उनका एक शब्द है कि तुम जीत जाओगे सबसे पहले मेरे पास आना, बाकी मैं फ्रंट में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इस समय रीवा में एक बड़ा काकस था किसी दूसरे नेता का, उनसे सब डरते थे। मैंने इंजीनियरों की, वकीलों की, डॉक्टरों की, या कहिए पढ़े लिखे तबका की, एजी कॉलेज, इन सब की मैंने मेंबरों सदस्यता कराई। और उस दौरान रीवा विधानसभा में 12-13 हज़ार सदस्यता हुई थी। सदस्यता मैंने कराई थी, सदस्यता का पैसा उन्हीं नेता ने दिया था। मैं हमेशा याद रखूंगा कि वो नेता रहे, हमको वो किए, पैसा उन्होंने लगाया और हमने मेंबरशिप की। अपनी स्कूटी से जा करके फ़ोटो खींचो, आधार कार्ड लगाओ, ये करो, और सब सारी चीज़ चलता रहा। वही संघर्ष का पल कि जब आप साथ में भी हो और साथ में नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर डर है, और जब डर है तो आप नेता नहीं बन पाओगे। जब आपने राजनीति में प्रवेश किया तो हम अगर देखते हैं कि किसी भी फील्ड में जाते हैं तो कोई ना कोई एक हमारा गुरु होता है जी। तो आपके राजनीतिक गुरु कौन थे? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। ये ठीक ऐसे मानिए सलेम भैया कि जिस प्रकार बच्चा पढ़ता है, मेरा क्वेश्चन ये था, इसीलिए था क्योंकि आप जिस फील्ड से आए थे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है मातृपक्ष या पितृपक्ष देखे तो सभी शासकीय जॉब वाले थे। फिर अचानक आप जब इसमें आए तो ये तो हम नहीं बोल सकते कि आपका जो पैतृक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक है। बिल्कुल आपने सही बोला। मैं ननिहाल पक्ष जो है, जो त्यूनी गांव बिलोंग करता है, मेरे नाना जी के पिताजी प्रिंसिपल थे और बड़े उस क्षेत्र के बड़े शिक्षाविद थे, भानुजा प्रसाद द्विवेदी। फिर नाना जी हमारे शिक्षक रहे। और हमारा जो पितृपक्ष है, हमारे बब्बा विशुद्ध किसान थे, उनके पास जमीन थी। पिताजी हमारे रिटायर हो चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। तो कोई दूर दूर तक राजनीतिक पृष्ठभूमि का नहीं था।
अब बात आती है गुरु की, तो गुरु ठीक उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम जब पढ़ाई किए तो पहले हमारी नहीं कहते हैं कि प्रारंभिक गुरु माँ होती है। तो राजनीति में मेरा प्रारंभिक गुरु राहुल गांधी हुए, क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए दरवाजा खोले। यदि वो खोले ना होते दरवाजा तो मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष न बनता और इसके बाद में आज यहाँ न पहुँचता, आपके सामने मैं इंटरव्यू न कर रहा था। फिर प्राइमरी शिक्षक होती है तो प्राइमरी टीचर होते हैं, फिर हायर स्कूल शिक्षक होते हैं, फिर आप उस विधा में पीएचडी कर लेते हो, आप भी हो हम भी है। नहीं, लेकिन एक ऐसा भी गुरु होता है जिसको हम खुशी में या फिर दुख में, अवसाद के टाइम पे भी हम याद करते हैं। निश्चित तौर पे ये एक हमारा वो मतलब एक आइडियल पर्सन हो जाता है। आज की डेट में मैं ये मानूं रीवा का ही हमारे बहुत सारे गुरु, मैं सबको याद करता हूं जिन्होंने हमको साथ दिया, वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। पर मैं सुखेंद्र सिंह बन्ना का नाम लूंगा। सुखेंद्र सिंह बन्ना का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि उनके पिता भी कोई विधायक नहीं थे, कोई सांसद नहीं थे। उन्होंने रीवा के ही युवाओं को नहीं बल्कि पूरे विंध्य मध्य प्रदेश के युवाओं में एक आवाज दी कि उठो जागो और आगे बढ़ो। एक साधारण घर का लड़का विधायक बनता है, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, और जितने भी इसके बाद युवा कांग्रेस के चुनाव भी होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी एक हिस्सेदारी होती है और वो ये प्रेरणा देते हैं। मैं गुरु इसलिए उनको बोल रहा हूँ। तो ये कह सकते हैं कि वो आपके प्रेरणा स्रोत भी रहे और मैं उनसे बीच में जुड़ा। अब ये मैं चाहता हूँ कि हमारा और उनका साथ गुरु और शिष्य के साथ अंतिम तक चले। मैं जो मेन लाइन बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सब लोग जाने, उनके अंदर एक अच्छाई है कि जो अच्छा है, जो अपना हो तो है ही नहीं, जो अपना नहीं है और उसके अंदर अच्छाई है तो ये कहते हैं कि विनोद देखो उसके अंदर ये अच्छाई है, ये स्वीकार करो तुम कि इस फील्ड में, इस मैटर में वो तुमसे अच्छा है। इसलिए मैंने उनको अपना गुरु मान लिया है। बाकी मैं देश में राहुल गांधी, प्रदेश में हमारे आप देख ही रहे राहुल भैया हैं, अरुण यादव जी हैं, कमलनाथ जी हैं, नई टीम में बड़े नेता उमंग सिंघार जी जैसे बड़े नेता, दमंग नेता हैं, तो ये सब है। और रीवा या हमारे साथ सुख दुख में आज की डेट में एक गुरु शिष्य की वो है, तो मैं गुरु अपना सुखेंद्र सिंह बन्ना को मानता हूँ और मैं उनका शिष्य हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। विनोद जी, आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये संघर्ष चलता रहे अनवरत। आप नगर निगम के पार्षद भी हैं। 2015 में आप पार्षद के रूप में चुने गए जी। और इसी बीच रीवा नगर जो है एक विकासशील रीवा के रूप में अग्रसर हो रहा है, इसे आप कैसा देखते? रीवा बहुत पीछे चला गया। हम बात करते हैं रीवा जब बहुत छोटे छोटे थे तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था और घरों में कहावत चलती थी राजभोगी शहर, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, 5 ये बड़े शहर महानगर माने गए। रायपुर छत्तीसगढ़ में चला गया। फिर बी कैटेगरी के शहर आए। बी कैटेगरी में वो शहर हैं जो संभाग हैं। रीवा संभागीय मुख्यालय, और संभागीय मुख्यालय होने के बाद आज हम विदिशा से पीछे हो गए। संभागीय मुख्यालय होने के बाद आज हम जो दूसरे होशंगाबाद से हम बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ जितनी भी फैक्ट्री लगी, चाहे जेपी लगी हो, कोई लगी हो, ये सब कब लगी? जब कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे या उसके पहले जो और लोग थे। 15 वर्ष एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, उद्योग मंत्री रहा, पावरफुल, उसके पास कबीना बैठता रहा। रीवा में सैनिक स्कूल तब बना जब आप मंत्री नहीं थे, यूनिवर्सिटी तब बना जब आप मंत्री नहीं थे, एजी कॉलेज तब बना जब आप मंत्री नहीं थे। मतलब आपके विधायक बनने के पहले रीवा में सब चीजें बन चुका था। आपने जो दिया, रताहरा से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की धूल बड़ी सड़क दे दी। आपने रीवा में एक बड़ी योजना दी है, C1 लाइन प्रोजेक्ट। तो क्या आपका कहना ये है कि जो हम विकासशील की कल्पना लेकर बैठे हैं जी, ये गलत है? ये बताइए, अपन को एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हम अटल जी को बहुत मानते हैं, उनका बड़ा हृदय था, कवि थे। उन्होंने एक नारा दिया, इंडिया शाइनिंग। जब खाना होगा तब ना इंडिया शाइनिंग होगी। रीवा शहर में, रीवा के हर वार्ड के लड़के बेरोजगार हैं, सबसे ज़्यादा कोरेक्स पी रहे हैं, सपने नहीं देख पा रहे हैं। भाई उनको सपने, मैं कहता हूँ कोई आप फैक्ट्री लगा देते, रीवा की बड़े सोलर प्लांट की आप क्रेडिट लेते हो, कितने लड़कों को रोजगार दिलाया आपने? उद्योग मंत्री रहते हुए 1-2 फैक्ट्री तो रीवा में बनती थी ना। लेकिन ये भी कहा जाता है कि यहाँ फैक्ट्री के सेक्टर्स में कि जो लोकल रहते हैं जी, और खासकर रीवा के लोग राजनीति से ज़्यादा प्रेरित होते हैं अपेक्षाकृत काम के। तो क्या ये सही है? चलिए मैं मान लेता हूँ, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ। ये करता कौन है? कराने वाले लोग कौन है? रीवा में सांसद बीजेपी के हैं,
विधायक लगातार हैं, इस समय तो 8 विधायक बीजेपी के हैं। मैं कहता हूं एक फैक्ट्री रीवा में लगा दो, रीवा के लड़कों को रोजगार दे दो। जब रीवा के लड़कों को रोजगार दे दोगे, हर जगह होता है, मुंबई, महाराष्ट्र, दुनिया में, गुजरात, ये अभी चूंकि कोरोना का काल चला, लॉकडाउन ने पूरी दुनिया को हकीकत दिखा दिया। सबसे ज्यादा मजदूर कहाँ के आए? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्या हमारा ये प्रदेश केवल मजदूर प्रदेश बन के रह जाएगा? क्यों? हमारी नीतियों के कारण। हम यदि काम देंगे किसी को, तो जब काम देंगे तो उसके पास सपने होंगे, वो सपना होगा तो अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए वो प्लानिंग करेगा, और जब प्लानिंग करेगा तो शहर आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। पर हमारे रीवा के युवाओं के बच्चों, जो नए लड़के हैं, उनके सपने जो चूर किया है, उसका कोई तो दोषी होगा ना। रीवा को जो कोरेक्स पिलवा रहे हैं, उसका कोई तो दोषी होगा ना। ये तो जैसे कि स्वास्थ्य की बात है ये जी, और शिक्षा की बात रही, और रीवा स्वास्थ्य और शिक्षा में गढ़ भी है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर प्रकार की शिक्षा रीवा में है और स्वास्थ्य की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है। निश्चित तौर पे आपका प्रश्न बड़ा लाजमी है, और मैं उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं कि रीवा कभी शिक्षा का गढ़ रहा है नहीं, गढ़ रहा है, पहले था। इंजीनियरिंग कॉलेज, एजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सैनिक स्कूल, जितने भी यूनिवर्सिटीज, इवन जैसे यहाँ कोई, उस समय हम लोग सुनते थे, हमारे दोस्त भी रहते थे, तो दोस्त के मान लीजिए पिताजी डिप्टी कलेक्टर है, तो उसके डिप्टी कलेक्टर पिताजी का ट्रांसफर हो जाता था, तो वो मेरे याद है, एक द्विवेदी अंकल थे, वो रीवा में डिप्टी कलेक्टर थे, उनका बेटा था पीयूष, होशंगाबाद रायसेन के रहने वाले थे। तो पीयूष ने हमारे घर के बगल में किराए से कमरा लिया, उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, पर उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को रीवा में पढ़ाऊंगा। इतनी अच्छी थी रीवा की शिक्षा व्यवस्था। पर अब जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, रीवा के हर बड़े जो उद्योगपति और एक क्रीमी लेयर लोग हैं, इवन रीवा के विधायक हों या बड़े लोग हों, यदि उनको रीवा की शिक्षा व्यवस्था पर इतना भरोसा होता तो उनके बच्चे रीवा में पढ़ रहे होते। वो अपने बच्चों को रीवा में ही नहीं, बल्कि प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर के शहरों में पढ़वाए या विदेशों में पढ़वाए। ये है उनके शिक्षा का महत्व। इसका कारण क्या है? उन्होंने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल जो कंक्रीट का जाल बिछा करके लोगों को बताना चाहा कि ऐसा ऐसा है, उसमें ठेकेदारों के माध्यम से खुद ठेकेदार बन बैठे और पैसा कमाए। शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। एक भी रीवा में मॉडल स्कूल इन्होंने बनाया? एक भी रीवा में इन्होंने, ला आप उनसे पूछिए कि कभी कोई एक चीज तो बना देते। चलो, मैं 45 वार्ड है रीवा नगर में, 45 वार्ड में एक उनका भी वार्ड है जिस वार्ड में वो रहते हैं, उसी वार्ड को एक अच्छा आदर्श वार्ड बना देते। पर रीवा की बात करेंगे, रीवा है और अपने अन्य यहाँ के, तो रीवा में हम लोग बहुत पीछे हैं और उसके किसी न किसी व्यक्ति को क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे आप दो, जनता दे रही है। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ जी। नमस्कार। राजनेता एवं समाज सेवी के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकताएं जो जिंदगी के हर मनुष्य की होनी चाहिए, वो भी राजनेता की होनी चाहिए और समाज सेवी। यही कि वसुधैव कुटुंबकम, कोई व्यक्ति दुखी ना रहे, हर व्यक्ति की ज़रूरत की चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हम उसको मुहैया करा सकें। और जो हम सरकार की योजनाएं बनाएं, उसमें अंतिम छोर के व्यक्ति कहे बस ना कि अंतिम छोर के व्यक्ति को ये योजना मिलनी चाहिए, वास्तव में मिले, तब तो हम सही हैं। और यदि हम अंतिम छोर के व्यक्ति को, जिसका कोई नहीं है, माने हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा, जो व्यक्ति थोड़ा समाज से वंचित तबका होता है, वो ऑलरेडी दबा कुचला होता है, वो पीछे रहता है। हमने देखा ना, अभी लॉकडाउन में सौभाग्य से सरकार शिवराज जी की रही। उन्होंने किस प्रकार से लोकतंत्र पे चीर हरण करके सरकार बनाई, पर उसमें अनाज वितरण हुआ। अनाज वितरण में चिन्हित करके लोगों को कि ये हमारा काम किया है और ये हमारा काम नहीं किया है। तो जो ये मैंने अप्रैल मई के महीने में देखा कि ये हमारा काम किया है और ये हमारा काम नहीं किया, हम पार्टी से बच गए, ईश्वर को ही साक्षी मानो, वो गलत है। वो जो व्यक्ति है, जो भूखा व्यक्ति था, वो ना बीजेपी का था ना कांग्रेस का था, वो व्यक्ति था और भूखा था, उसको राशन मुहैया कराना था।
ये यदि हमारे अंदर आ गया, राजनेता के अंदर आ गया, समाज सेवी के अंदर आ गया, तो ये मानेंगे कि वो सही है, अदरवाइज ढकोसले तो हर जगह। तो आप इसको अपनी प्राथमिकता में क्या रखते हैं? मेरी प्राथमिकता में यही है कि जब मैं, ईश्वर मुझे हर दिन नया जीवन देता है। जब हम सो जाते हैं उस समय एक हमारा वेद कहता है कि हम उस समय प्रायः मर चुके होते हैं। हम सुबह नए जीवन के साथ जगते हैं, और जब सुबह होती है, नया जीवन होता है, तो उत्साह से भरा हो। और जब कोई भी व्यक्ति, हमारा लक्ष्य ये हो कि किसी भी प्रकार की सुविधा से जो हम कर सकते हैं, सेवा भाव, हम उसको करें। और हम उसको अपने जीवन में, तो मैं राजनेता या समाज सेवी से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, कि अच्छा इंसान के रूप में जाना जाऊँ, यही मेरी प्राथमिकता है। फिर आपने इसके लिए कुछ पैरामीटर्स भी बनाए होंगे, वो क्या है? पैरामीटर्स जो अभी हमने आपसे बात किया, यही हमारे जीवन के पैरामीटर्स हैं। हमने देखा है, अभी तो हम एक वार्ड के पार्षद रहे, पर प्रायः हमने इस रीवा नगर में लगभग हर वार्ड, हर गलियों को छान मारा है। और मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी को पानी चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, उसकी हम किसी भी तरह से, यदि शासन की तरफ की योजनाएं हो या व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत सारी मदद की जा सकती है, उनकी मदद को पहुंचाएं, मदद करें, यही उनकी मूलभूत सुविधा। बिल्कुल। एक राजनेता एवं एक समाज सेवी के रूप में जी, आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है? हम भविष्य की बहुत सारी योजनाओं की प्लानिंग नहीं करते, सच बताऊं, बिल्कुल सच। जो होगा अच्छा होगा। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर जो मेरे लिए करेगा, हर दिन का निर्धारण वो ईश्वर करता है। यहाँ भी ईश्वर बैठा है। हम हर व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें तो ये मान के करें कि ईश्वर देख रहा है। भविष्य में जो अच्छा होगा करेगा। मेरे अंदर इतनी फीलिंग है, इतना मुझे लगता है कि हे ईश्वर, इतनी शक्ति दे देना कि कुछ मेरे सपने हैं, ऐसी चीजें होनी चाहिए जैसे राजीव गांधी जी ने सपना देखा और उन्होंने नवोदय विद्यालय का जाल बिछा दिया। तो वही मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ कि आपके जो सपने हैं वो योजनाएं क्या हैं और आप उनको कैसे करने की कोशिश करें। मैंने वही बता रहा हूँ, जैसे सपने तो देखिए, या तो विधानसभा पहुंच के या तो लोकसभा में पहुंच के, क्योंकि कानून वही बनते हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है कानून, और कानून विधायिका हमारे या तो विधानसभा में बनते हैं या तो संसद में बनते हैं। तो जैसे हम बहुत बड़ा वो मानते हैं सपनों का, भारत देश के सपनों का मूल निर्माता नेहरू जी रहे तो आधुनिक निर्माता राजीव जी रहे। आपने देखा नवोदय विद्यालय का जाल बिछ गया। अभी भी हमको लगता है कि भारत देश में बहुत सारे नवोदय विद्यालय की जरूरत है। शिक्षा, यदि हम जिस दिन शिक्षा पे हमारा अधिकार हो गया, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शिक्षा का अधिकार नामक कानून लाया, भोजन का अधिकार नामक कानून लाया, शिक्षा और भोजन यदि सबको बराबर मिल गई ना, तो जो हमारी प्रतिभा है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे ऊपर नहीं निकल पाते, तो जब हम शिक्षा बराबर देने लगेंगे, तो एक टैलेंटेड लड़का है उसको हम आगे नहीं दे पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, और एक टैलेंटेड नहीं है उसको हम पेमेंट सीट के माध्यम से आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे अंदर ये है कि यदि टैलेंट है, जो कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, आप सबके माध्यम से पता भी चला, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट था, तो और वो आगे नीट की परीक्षा पास की और देना चाहते, तो उनको उन्होंने बोला कि इनकी सबकी फीस हमारी सरकार भरेगी। ऐसी यदि इस प्रकार की योजनाएं हुई कि टैलेंटेड लड़का है उसको जिला के कलेक्टर के माध्यम से चिन्हित करा लो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक अलग योग्यता होती है। इस दुनिया में हर लड़का कलेक्टर नहीं बन सकता। तो अपन ये कहें कि नीचे का व्यक्ति जो होगा वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि हर व्यक्ति के अंदर एक खुद की प्रतिभा है, और हम उसकी प्रतिभा को पहचान के उसकी प्रतिभा के अनुरूप उसको हम रोजगार मुहैया करा दें। ये मेरी जीवन की बड़ी प्राथमिकता होगी कि मैं जो व्यक्ति, जो लड़का कुछ करना चाहता है, उसके जो सपने हैं, उसके सपने को अपना सपना मान के हम काम कर दें, काम करवा सकें, ये मेरे जीवन की प्राथमिकता होगी। हमारे दर्शक जो इस समय देख रहे हैं जी, और आपके रीवा के हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाईचारा बना रहे। मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि रीवा नगर गंगा जमुनी संस्कृत का बड़ा व्यापक उदाहरण मिला है पहले से भी, और जब से हम लोग जानने के लायक हुए हैं, रीवा भाईचारा का नगर है, शहर है।
और रीवा नगर शहर नहीं बल्कि पूरा रीवा जिला बहुत ही अच्छा है। तो अपने आने वाली पीढ़ी बच्चों के लिए शिक्षा पे ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और भाईचारा आपस में बना रहे। जात धर्म से ऊपर उठकर हम अपने रीवा को आगे बढ़ाएं, और जब रीवा आगे बढ़ेगा तो प्रदेश में आगे उसका नाम होगा, और जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश में भी हमारे रीवा का नाम होगा। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपस का भाईचारा बना रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साथियों, हमारी खुशनसीबी है कि सच तो सच है में हमारे बीच डॉक्टर विनोद शर्मा जी ने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे अपनी बातों को शेयर किया। उनको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। सिटी न्यूज़ 1 के द्वारा संचालित सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों से आप मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।